नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बलरामपुर से, जहां पर पूर्व विधायक पर एक्शन जारी है। बलरामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर एसपी नेता पर कार्रवाई हो रही है। 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। स्कूल और पेट्रोल पंप भी जब्त किया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण का आरोप है। एसपी के पूर्व विधायक हैं आरिफ अनवर हाशमी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामलों में जेल में बंद हैं और अब उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाने की तैयारी की जा रही है। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, बता दें आपको कि ये कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस की टीम, भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है और इनके अब तक 3 विद्यालय जो है, एक डिग्री कॉलेज और 2 इंटर कॉलेज, उनकी संपत्ति पर प्रशासन ने अपना कब्जा कर लिया है। और कई ऐसे और संपत्तियां हैं जिनकी पर कार्रवाई शुरू हो रही है। इसमें पेट्रोल टंकी है जो इन्होंने सरकारी जमीन पर बनाई हुई है और इस तरह के तमाम ऐसे लगभग 11 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है और इस समय ये जेल में बंद हैं। इनकी तमाम ऐसी भी संपत्तियां हैं जो सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके सरकारी संपत्ति पर इन्होंने कब्जा किया है। सरकारी स्कूल के को हटा करके उस पर पेट्रोल टंकी बनाई गई है। तो इस तरह की संपत्तियां हैं। लगभग 60 करोड़ से पहले चरण में लगभग 60 करोड़ की संपत्तियों को प्रशासन ने ट्रेस किया है और उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और अभी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर प्रशासन की निगाह है, जिसकी छानबीन की जा रही है। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर भाइयों ने इकलौती बहन की हत्या कर दी है। शव को पिता के साथ मिलकर गायब कर दिया। दूसरी जात में शादी करने पर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब शव की तलाश कर रही है। हत्या कर खेत में शव दबाने का शक जाहिर किया गया है। अभी तक शव को बरामद नहीं किया जा सका है। ये बड़ी खबर मैनपुरी से हम आपको बता रहे हैं। हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर भाइयों ने मिलकर इकलौती बहन की हत्या कर दी और शव को पिता की मदद से कहीं गायब कर दिया। जानकारी के मुताबिक बहन ने दूसरी जात में शादी कर ली थी और इस बात से भाई और पिता नाराज थे। उन्होंने बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस अब शव की तलाश कर रही है। आशंका इस बात की है कि हत्या के बाद शव को खेत में दफना दिया गया होगा। लिहाजा अब पुलिस खेत में खुदाई भी करवा रही है ताकि शव को बरामद किया जा सके। प्राप्त हुई, वैसे ही थाना पुलिस द्वारा अपनी तरफ से जेसीबी इत्यादि मंगाकर जो घटना स्थल है वहां की खुदाई कराई गई, जिससे कि शव की बरामदगी हो सके। इसमें जब शव की बरामदगी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस द्वारा ही इसमें हत्या की धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो हमारे स्तर पे है और जो भी दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग है वो तत्काल किया जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार के जो गंभीर प्रकरण है महिला संबंधी, उसमें तत्काल जो यूपी पुलिस और शासन की जो नीति है उसके अनुसार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है और लगभग सभी तथ्य इसमें क्लियर हो गए हैं। शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और मैनपुरी से हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, मामला 12 जून का है। एक मैनपुरी की युवती थी जिसने प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद वो दिल्ली में रहने लगी थी। तो जो इसके भाई थे वो धीमे से टच में आ गए और उन्होंने विश्वास दिला के ये कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और धोखे से उसको मैनपुरी ले आए। और उसके बाद जब जो उसका प्रेमी था जिससे शादी हुई थी, उसने लड़की से संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। तो उसे थोड़ा सा शक हुआ और उसने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और तब जाकर दिल्ली पुलिस मैनपुरी पहुंची और जिस इलाके में उसके भाई ने बताया था कि हत्या करने के बाद एक खेत में सबको दफना दिया गया है, उस इलाके में कल से पुलिस खुदाई करा रही है। हालांकि अभी जो युवती का है सब बरामद नहीं हो सका है, लेकिन जो भाई गिरफ्तार हुआ है उसने हत्या की बात को कबूल किया है। उसने ये कहा है कि लड़की के प्रेम विवाह से परिजन नाराज थे, तो पिता की सहमति के बाद भाइयों ने मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद सबको दफना दिया है। अब पुलिस सबकी खोजबीन के लिए जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने कई जगह खुदाई कराई है, लेकिन जो युवती का अभी तक सब नहीं मिला है। शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर मंदिर से लाखों की मूर्ति चोरी हो गई है। ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर का मामला है। डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्ति थी जो मंदिर से चुरा ली गई है। बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर से लाखों की मूर्ति चोरी हो गई है। ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर का मामला है, जहां से मूर्ति चोरी हो गई है।
चोरी की सूचना पुलिस टीम को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मूर्ति चोरी हुई है वो सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति है। और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? नितिन, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर से चोरी हुई है मूर्ति की, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? संपर्क नहीं हो पा रहा नितिन से हमारा, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, सुराग तलाशे जा रहे हैं पुलिस टीम की तरफ से। लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्ति जो कि मंदिर से चोरी हो गई है और चोरी के बाद से भक्त नाराज हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मूर्ति को बरामद किया जाए और जिन लोगों ने भी चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर का मामला है जहां पर यह मूर्ति चोरी कर ली गई है। नितिन हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? नितिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस खबर के बारे में आगे भी हम आपके साथ अपडेट साझा करते रहेंगे कि पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम को कब तक कामयाबी मिलती है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जौनपुर से, जहां पर गालीबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। एसपी ने एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर जौनपुर से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर एसपी की तरफ से की गई है। गालीबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। एसपी ने एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यहां पर ये वीडियो सामने आया था जिसमें दरोगा और पुलिसकर्मी गाली देते हुए नजर आए थे। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। उसका असर ये हुआ कि अब पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। शिकरारा थाना अंतर्गत ताहिरपुर गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर के एक उपनिरीक्षक और आरक्षी के द्वारा एक बुजुर्ग महिला को गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें जांच की जा रही है। जांच में पुष्टि होते ही दोनों कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ऑडी कार सवार व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। गाड़ी से आए थे अज्ञात बदमाश। व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला ने गांव के युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक धर्म परिवर्तन से मना करने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आजाद 30 नवंबर को युवती को शादी के लिए कोर्ट लेकर गया था। वहां पर उसने धर्म परिवर्तन करने और दिल्ली चलने की शर्त रखी, लेकिन महिला ने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसकी फोटो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मतलब ये मेरे से बातचीत करता रहा ना, तो मेरे को जैसे मतलब ये मेरे से बोला शादी करने के लिए, मेरे पर उसने करवा दिया। तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। हम मम्मी पापा की सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे। जो वो कहते थे हम वो ही करते थे। ये फिर मेरे को सवाल लेके आया, फिर वहाँ से हमें हरदोई ले गया। फिर वहाँ से मेरी फोटो कॉपी करवा के आधार की मार्कशीट की तो वहाँ लगवाए, मेरे दस्तखत करवाए। तो वहाँ इसने बोला कि मतलब जैसे तो हमारी कास्ट की बनो, तो मैंने इनकार किया। उन्होंने ये आरोप लगाया प्रार्थना पत्र देते हुए कि उनके गांव का ही एक व्यक्ति है जो जिनके साथ ये पिछले कुछ वर्षों से जो इनसे संबंध बनाता था, और जब इन लोगों ने शादी की बात की तो उसने ये कहा कि आप पहले मेरे धर्म में शामिल होइए, उसके बाद मैं शादी करूंगा, जिसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। ये सब आरोपों को लिखते हुए इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर जेवर एयरपोर्ट का डिजाइन फाइनल हो गया है।
ज्यूरिक कंपनी ने फाइनल किया है डिजाइन और लेआउट जारी कर दिया गया है। ज्यूरिक ने 3 कंपनियों को जिम्मा दिया था। 3 कंपनियों ने मिलकर इस डिजाइन को तैयार किया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका डिजाइन फाइनल कर दिया गया है और अब उसे जारी भी कर दिया गया है। बड़ी खबर, अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, और हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, क्या कुछ खासियत है इस फाइनल डिजाइन में? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो जेवर एयरपोर्ट का जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो तैयार हो गया है और लेआउट तैयार होने के बाद उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी लोगों को सौंप दी गई हैं और साथ ही ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो लेआउट है, इसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस लेआउट में जो स्पेशल जो बात है, जो खास बात है, उसमें ये है कि इस बिल्डिंग में जो टर्मिनल की जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनाया जाएगा। ये कहा जा रहा था कि बुलेट ट्रेन का जो एक स्टेशन होगा वो जेवर एयरपोर्ट में होगा, जो दिल्ली से वाराणसी की तरफ ये बुलेट ट्रेन जाएगी, तो उसका जो एक स्टेशन होगा वो यहाँ पे टर्मिनल में ही बनाया जाएगा। साथ ही इसमें एक होटल का भी लेआउट है। होटल होगा, प्रशिक्षण केंद्र होंगे, एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और वहाँ पे लोगों के पार्किंग के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे करके पूरा जो लेआउट है जेवर एयरपोर्ट का, ये तैयार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने से, जो अभी ये केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है, लेआउट भेजा गया है, तो अगले महीने तक ये अप्रूव होके आ जाएगा और बहुत जल्द इस पे जेवर एयरपोर्ट जो काम है वो शुरू हो जाएगा। जो यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ हैं अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने ये बताया कि 3 कंपनियों ने इसका जो लेआउट है वो तैयार किया है और लेआउट तैयार होने के बाद ये जो फाइनल लेआउट है इसको भेजा गया है, इसका जो प्रस्ताव भेजा गया है और ज्यूरिक कंपनी ने ये जो इसका जो लेआउट है वो नियाल कंपनी को भेज दिया है। बहुत शुक्रिया प्रीति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मथुरा से आ रही, जहां पर बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही के चलते 10 मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई। अचानक लाइन चालू कराए जाने से 10 मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यार लाइन पर हम काम कर रहे थे, शिफ्टिंग वाला काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमारा शिफ्टिंग वाला काम हो गया तो हम दूसरी जगह पे हम खम्मा गाड़ने के लिए गए, तो मतलब जो हमसे कहा कि वानी कि इस खम्मे को गड़वाओ, 33,000 का खम्मा 13 मीटर का गड़वा रहे थे हमको खम्मा का, और वो कह रहा था ट्रैक्टर वाला कि वानी कि हमारे पास ये 11 मीटर का गाड़ सकता है, 9 मीटर का गाड़ सकता है, मगर 13 मीटर का गाड़ूं तो गाड़ूं कैसे। तो उसमें दूसरी लाइन जा रही थी, हमारे 2 लाइन शिफ्ट करी है हमने, तो 33,000 में तो 1 लाइन शिफ्ट करने पे उन्होंने 1 लाइन चालू करा दी है। उधर हमीरपुर में प्रेमी की शादी तय होने से नाराज लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की है। वो तो गनीमत रही कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसकी जान बच गई। बड़ी खबर हमीरपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेमिका ने आत्मदाह की कोशिश की है। प्रेमी की शादी तय होने से वो नाराज थी। फतेहपुर में जायदाद के बंटवारे के विवाद में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान कानपुर के हैलेट अस्पताल में मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मृतक की बेटी के मुताबिक पिता की प्रताड़ना के चलते उसकी मां कई सालों से मायके में रह रही थी और कोर्ट में केस चल रहा था। इसी बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर महिला और उसके ससुराल वालों ने उसे बुलाया और तभी उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और सारे देवर थे, पापा थे नहीं वहाँ पे, और जिनने मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के जला दिया। और उन्होंने बताया है कि एक महिला थी, वो आकर के अपने हक हिस्से के लिए, उनका पारिवारिक विवाद था, कुछ पैसे की मांग कर रही थी अपने पति से, उसी में ये घटना हुई है, जिनकी दुर्भाग्यवश उर्सला अस्पताल कानपुर में मृत्यु हो गई है रात के 1 बजे। और उनके भाई ने, जो मृतका के भाई ने जो तहरीर दिया है, उसके आधार पे थाना हुसैनगंज पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी बैंक में रुपयों का लेन देन होता है, लेकिन आज हम आपको जिस बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं वहां कपड़ों का लेन देन होता है, और वो भी मुफ्त में। मेरठ का अनोखा क्लॉथ बैंक, जहां हजारों कपड़े हैं,
यहाँ कोई भी अपने कपड़े जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर सकता है और फिर ये कपड़े उन लोगों तक पहुँचते हैं जिन्हें वाकई इनकी जरूरत होती है। किसी आम बैंक की तरह कपड़ा बैंक भी काम करता है। क्लॉथ बैंक में ज़रूरतमंद आते हैं, उनको कूपन दिया जाता है। कूपन जब तक वो देंगे नहीं तब तक उनको कपड़े मिलेंगे नहीं। क्लॉथ बैंक आकर के कूपन दे करके वो अपने नाप के कपड़े इस क्लॉथ बैंक से निःशुल्क ले जा सकते हैं। क्लॉथ बैंक में हर दानदाता को कपड़ा देने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें दानदाता का नाम, पता, फोन नंबर नोट किया जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं देने के लिए, उनके लिए एक रजिस्टर है। वो आते हैं, जितने भी कपड़े देते हैं अपना नाम, पता और अपने कपड़ों की संख्या वो नोट कर जाते हैं। बुक और रिकॉर्ड रखा जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि निश्चित रूप से उनका कपड़ा किसी न किसी जरूरतमंद के शरीर पर ही पड़ेगा। इस क्लॉथ बैंक में 15,000 से ज्यादा कपड़े हैं। हर आयु वर्ग के लोगों के कपड़े यहाँ मौजूद हैं। दानदाताओं ने यहाँ कपड़े दिए हैं और ये संस्था ज़रूरतमंदों को कपड़े मुहैया करवाती है। चारों तरफ यहाँ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। हर आयु वर्ग के कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के, बड़ों के, पुरुषों के, महिलाओं के हज़ारों कपड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 साल से ये संस्था ऐसे लोगों को कपड़े बांटती आ रही है जो गरीब हैं और खुद के लिए कपड़े खरीदने के उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को कूपन के जरिए मनचाहे कपड़े मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हम लोग अपनी फोर्सफुली कोई कपड़ा नहीं देते, हम लोग छांटने का भी ऑप्शन देते हैं। यदि आपको 4 कपड़े चाहिए, आप 4 कपड़े मर्जी से छांट लीजिए और छांट के आप उस एक ट्राई रूम भी हमने छोटा सा बनाया हुआ है, आप उसको अंदर पहन के देख लीजिए। आपको एक कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आप उतार कर रख दीजिए, आप दूसरा ट्राई कर लीजिए। जो आपको लगता है आपके लिए बेहतर है, आप बोले अपनी साइज से, अपनी पसंद से, अपने कलर के हिसाब से आप ले सकते हैं। क्लॉथ बैंक में जरूरतमंदों को उनकी नाम के और पसंद के कपड़े ले जाने की पूरी छूट होती है। इसके लिए बाकायदा ट्रायल रूम भी बनाया गया है। यहाँ पर कपड़ों को ट्राई करने के लिए एक ट्राई रूम भी बनाया गया है। जो ज़रूरतमंद आते हैं वो सिर्फ कपड़े लेकर के ही नहीं जाते हैं कि दे दिया साहब ले लिया। यहाँ पर वो ट्राई भी कर सकते हैं। इस क्लॉथ बैंक में आकर के कपड़े सेलेक्ट करके और उसको पहन करके ट्राई करके इसी रूम में जा करके बाकायदा कपड़े अपनी नाप के लोग ले जाते हैं। कोरोना काल से पहले संस्था की एक गाड़ी गली गली घूमकर जरूरतमंदों को कपड़े बांटती थी, लेकिन अब जरूरतमंदों को कूपन दिया जाता है जिसे लेकर वो इस क्लॉथ बैंक में आते हैं और पसंदीदा कपड़े लेकर चले जाते हैं। निश्चित तौर पर इस क्लॉथ बैंक में लोगों को आकर के अपनी तरफ से पहल करके कपड़े जमा करने चाहिए, कपड़े दान करने चाहिए। और अगर आपके कपड़े कोई ज़रूरतमंद पहने तो सोचिए आपको कितनी दुआएं देगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का दावा किया है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट मापी गई है उसके मुताबिक एवरेस्ट की हाइट में 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का दावा किया जा रहा है। ये दावा चीन और नेपाल ने किया है। नेपाल और चीन ने साझा तौर पर ऐलान किया है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई तय हो गई है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 86 सेंटीमीटर यानी करीब 3 फीट तक बढ़ गई है। अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। हालांकि माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर ही मानी जाती है। आपने किताबों में इसी ऊंचाई के बारे में कई बार पढ़ा होगा। ये ऊंचाई 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई थी। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव होने की आशंका जताई गई थी और उसके बाद ही चीन और नेपाल ने इसकी ऊंचाई को एक बार फिर से मापने का काम शुरू किया था। पिछले वर्ष चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल दौरे पर आए थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच ऊंचाई मापने का समझौता हुआ था। मैं ये नहीं मानता कि नहीं गया होगा और ये बात भी क्लियर है कि जब भूकंप आया था नेपाल में तो काफ़ी कुछ धरती में बड़ा उथल पुथल हुआ था। तो ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि शायद कुछ चेंज आया हो। लोगों ने भी कहा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में शायद चेंज आया हो, लेकिन आप देखिए अगर उन्होंने परिवर्तन भी दिखाया है तो 86 सेंटीमीटर दिखाया। 86 सेंटीमीटर कितना होता है?
1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी थी और पूरी दुनिया में अब तक इसे ही माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई माना जाता रहा है। वर्ष 1975 और 2005 में भी चीन एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का दावा कर चुका है, लेकिन दुनिया सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई को ही मानती रही है। इसलिए चीन ने इस बार नेपाल को अपने साथ लिया ताकि दुनिया उसके दावे पर यकीन कर पाए। Mountain always capped with the snow, fresh snow. Now it depend upon the कि पिछले साल जैसे आप जानते हैं केदारनाथ में पिछली बार 40-41 फीट बर्फ पड़ गई थी, ठीक है। अब वो आइस शीट जमा है और उसके ऊपर आप क्लाइम करके पहुंचे हो और वो आइस एक्युमुलेट हो गई उसमें। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।